मैं क्लास 10 का साइंस का क्वेश्चन कुछ बता दे रहा हूँ जो फिक्स है कि लगभग लगभग हर एक बार पूछता है। तो इस साल भी फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। यदि आप इतना पढ़ के जाते हैं तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 30 से 35 नंबर का आप क्वेश्चन हल कर लेंगे। पहला है आपका फ्लेमिंग के दाएं या बाएं हाथ का नियम। दाएं या बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये पूछ सकता है। दूसरा है आपका कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक में लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए दो उपाय लिखिए। चालक में लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए दो उपाय लिखिए, दो उपाय। तीसरा आपका है ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम होता है V=I/R। तीसरा चौथा आपका है किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है। किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है। अगला आपका है पांचवा कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध कौन से कारकों पर निर्भर करता है। एक विद्युत चालक का प्रतिरोध कौन से कारकों पर निर्भर करता है। छवा है आपका किसी श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट चित्र बनाइए। किसी श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट चित्र बनाइए। तो आप यदि पढ़े होंगे बैनी आह पीनला प्रकाश में 7 रंग होते हैं। बै माने बैगनी, नी माने नीला, माने आसमानी, ह माने हरा, पी माने पीला, ना माने नारंगी, लाल माने लाल। 7 रंग होते हैं और ऐसे एक त्रिभुजाकार आकृति बना के इसका विक्षेपण कराना है 7 रंगों का। एक में बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, ऐसे विक्षेपण करा देना है। क्योंकि प्रकाश की किरणें जब किसी माध्यम से गुजरती है तो किसी माध्यम से गुजरने के बाद वो विक्षेपित होती है। तो 7 रंग उसमें दिखाई देते हैं। 7वां है आपका निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। निकट दृष्टि दोष में किसी मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, परंतु निकट की वस्तु से स्पष्ट दिखाई देती है। उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु दिखाई देगी, परंतु 25 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसकी उपाय के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इतना यदि आप लिखते हैं तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। 8वां है दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। सेम वही इसका अपोजिट लिख देना है। जब कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित हो तो उसे 25 सेंटीमीटर से दूरी की वस्तु दिखाई नहीं देगी, लेकिन 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन 25 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, धुंधली दिखाई देगी। और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अवतल, इसके लिए उत्तल। अगला आपका है उत्तल लेंस पर आवर्धित प्रतिबिंब बनाने में की क्रिया रेखा का आरेख बनाइए। उत्तल लेंस से आवर्धित प्रतिबिंब बनाने की क्रिया रेखा को
रेखा को आलेख से समझाइए। आलेख द्वारा समझाना है, आलेख से समझाइए। तो उत्तल लेंस का एक फिगर बना देना है और फिगर बनाने के बाद आपको इसका लिख देना है कि आवर्धित प्रकाश की किरणें जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है, जैसे श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में होती है, बैगनी या पीला में, और उसका प्रतिबिंब बना देना है। उत्तल लेंस का ऐसे बनता है, उत्तल लेंस का ऐसा प्रतिबिंब बनता है। 10वां आपका आता है मेंडल की आनुवंशिकता का नियम क्या है। मेंडल की आनुवंशिकता, ध्यान दीजिएगा बाबू, मेंडल की आनुवंशिकता का नियम इसने मटर पे प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मटर के पौधे अंकुरित होते हैं और जब अंकुरित होने के बाद उसमें बीज होते हैं तो मटर के पौधों का बीज एकदम सेम टू सेम मटर के जैसा ही होता है। जैसे गेहूं के पौधे होंगे, गेहूं की बुआई करते हैं तो जो उसमें से निकलता है, अंकुरित होकर निकलता है, वो गेहूं ही होता है ये। तो मेंडल ने इसकी खोज मटर पे की थी। मेंडल एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। 11वां आपका है निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन, निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन आप पढ़े होंगे कि यह किसी नर या मादा के बीच होने वाले नर या मादा के मध्य होने वाले क्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। इससे जनन तंत्र की वृद्धि होती है, जनन तंत्र की वृद्धि होती है, यानी कि जब नर और मादा के बीच कोई संक्रिया होती है तो उसी क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। फिर अगला आता है पुष्प पादपों में लैंगिक जनन पर निबंध लिखिए। पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन पर निबंध। तो ये ध्यान दीजिएगा, पुष्प पादप में लैंगिक जनन, यानी पुष्प में, पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे देखिएगा धारी जैसा बना होता है, जिसे हम रंध्र बोलते हैं, और रंध्र की सहायता से वाष्प, पानी, वाष्प जो भी है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीरे धीरे तना में जाती है, तना के माध्यम से डाली में जाती है, डाली के माध्यम से जड़ में जाती है, और वहां पर पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और लैंगिक जनन की क्रिया वहीं से उसकी शुरू होती है। फिर कायिक जनन किसे कहते हैं। अगला आता है कायिक जनन किसे कहते हैं। जब किसी पौधों में या पुष्प में देखे होंगे, जैसे ईख का पौधा आप देखे होंगे। ईख का पौधा यदि आप लगाते हैं तो उसका एक ईख लेते हैं, उसके कई भाग करके लगाते हैं, यानी कि जिसका जड़ न लगाया जाए, जिसको काट कर लगाया जाए। ईख का पौधा है, गुलाब का पौधा है, इसका देखिएगा जड़ सहित नहीं लगाया जाता है। जड़ सहित भी लोग लगाते हैं, लेकिन जड़ सहित नहीं भी लगाने पर इसको काट के कलम करके लोग लगाते हैं, यानी काट कर लगाते हैं। तो ये कायिक जनन की क्रिया होती है, यानी कि जब किसी पौधे को काट कर अलग अलग भागों में विभाजित करके उसकी रुपाई की जाती हो या बुआई की जाती हो तो वह कायिक जनन की क्रिया कहलाती है। फिर आपका पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार होता है। अगला आपका आता है 14वां, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार होता है। वर्णांध्रों के द्वारा, अभी मैं बताया इसमें कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन वर्णांध्रों के द्वारा होता है, और वर्णांध्र छोटी छोटी जो धारियां बनी होती है वर्णांध्र कहे जाते हैं। वर्णांध्रों से उसकी तनाव में जाता है। सेम यही है, सेम इसी के जैसा लिखना है इसमें कि तना से फिर डाली में पहुंचता है, डाली से उसके जड़ में जाता है, जड़ में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्प जो भी तंतु जो भी पौधे के खाद्य पदार्थ होते हैं वो तनों के, वर्णांध्रों के रंध्रों के द्वारा ही जाते हैं, जो छोटे छोटे रंध्र बने होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 15 नंबर, पोषण किसे कहते हैं। पोषण के बारे में आपको बताना नहीं है। पोषण कई क्रियाओं से होता है। लार के द्वारा भी पोषण, हमारा खाना पचता है, लार के माध्यम से भी पचता है। फिर हमारे
पित्ताशय के माध्यम से भी पचता है। देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो शौच ज़्यादा नहीं करते हैं, पित्ताशय के माध्यम से उन लोगों का बाहर दूध, जैसे पानी वगैरह हम लोग पीते हैं तो पित्ताशय के माध्यम से वो बाहर निकलता है। कुछ गुहा द्वार के द्वारा होता है और कुछ अपचय पदार्थ हमारे शरीर के अंदर रह जाता है जो धीरे धीरे करके बाहर निकलता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दस्त होने पर भी पोषण की क्रिया हमारी बाहर निकल जाती है, जो खाते हैं वो दस्त हो जाता है तो वो भी पोषण की क्रिया के अंतर्गत, पोषण हुआ नहीं लेकिन हम बाहर उसको कर दिए। अगला है आपका हृदय की कार्य को संक्षेप में समझाइए। हृदय के कार्य को संक्षेप में समझाइए। हृदय हमारे शरीर के दाएं हिस्से में स्थित होता है। हृदय हमारे शरीर के दाएं हिस्से में स्थित होता है। हृदय का कार्य धमनियों को चलाने का होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हम हृदय में रुधिर वाहिकाएं चलती हैं और वह हृदय के ही माध्यम से चारों ओर विक्षेपित होती हैं। रक्त का संचार हृदय के ही माध्यम से हर जगह जाता है। हृदय अगर नहीं रहेगा तो आपका रक्त का संचार रुक जाएगा, जिससे आपके प्राण भी जा सकते हैं, जान भी जा सकती है। अगला है मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम के कार्य का वर्णन कीजिए। मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम का वर्णन कीजिए। पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं इसके बारे में समझाना है। तो पाचक एंजाइम कई गो हैं। एक है हमारा आहार नाल। आहार नाल के माध्यम से यह खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है। दूसरा है पित्ताशय, सेम इसके जैसा, पोषण जैसा पित्ताशय। फिर आपका गुहाद्वार। कई ठो पाचन तंत्र हैं जो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग रूप में भोजन को पचाते हैं और पचाने के बाद यह अंत में पित्ताशय या गुहाद्वार के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। यही है आपका। इसमें यदि इतना आप तैयार कर लेते हैं तो कम से कम 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन इसी टाइप का पूछेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।